Hello friends, all of you again welcome on Class AM School. Myself Ravi and I'm here with the new chapter of class 8, chapter number 10. Beta, it's the chapter number 10 of class 8, chapter name Reaching the Age of Adolescence. इस चैप्टर में बेटा हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा लास्ट चैप्टर था चैप्टर 9, उसमें हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। वहाँ पे हमने ये देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से फंक्शन करता है। इस चैप्टर में हम आपको ये बताएंगे कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके लिए लाइफ का कौन सा फेज रेस्पॉन्सिबल है, लाइफ के किस फेज में ऐसा होता है। ठीक है, ये सारी बातें हम आज इस चैप्टर में करेंगे, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपसे बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। तो देखिए, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जब ह्यूमन बॉडी 10-11 ईयर्स की हो जाती है, जब कोई भी लड़का या लड़की 10 या 11 साल का हो जाता है, उसके बाद में आपने नोटिस किया होगा कि आपकी बॉडी में कुछ स्पेशल चेंजेज आना शुरू होते हैं, आपके शरीर में कुछ पर्टिकुलर चेंजेज आना स्टार्ट होते हैं। जैसे आपकी लंबाई एकदम से निकलती है, आपके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आती है, मुश्चिक और बियर्ड्स वहाँ पे डेवलप होते हैं, आपके शोल्डर्स ब्रोडन होना स्टार्ट होते हैं, आपके चेस्ट के ऊपर हेयर्स आना शुरू होते हैं, आपके आर्म्स के अंडर हेयर्स डेवलप होना शुरू होते हैं, आपके थाई रीजन में हेयर्स आना स्टार्ट होते हैं, आप में अचानक से मेंटल डेवलपमेंट आना स्टार्ट होता है, आप ऑपोजिट सेक्स के अगेंस्ट अट्रैक्ट होना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे चेंजेस आपने नोटिस किए होंगे कि व्हेन ए बॉय और ए गर्ल एंटर एट द एज ऑफ 10 और 11-12 ईयर्स। फाइन, तो यही बेटा एडोलसेंस और प्यूबर्टी है। तो देखिए, ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। मतलब एडोलसेंस इज द एज इन विच ह्यूमन बॉडी अंडरगोज मैनी टाइप ऑफ चेंजेस। एडोलसेंस एक ऐसी एज है जिसमें ह्यूमन बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं और कोई भी जो बॉय और गर्ल है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है। उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी आती है, वो रिप्रोडक्शन करने के लिए गैमेट्स फॉर्म करने में डेवलप होता है या वो कैपेबल होता है, उसकी बॉडी में गैमेट्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। तो जो आपकी बॉडी में चेंज आया जिसकी वजह से आपके शोल्डर्स बड़े हुए, आपके चेस्ट ब्रॉडर हुए, आपकी हाइट निकली, आपकी जो वॉइस है वो श्रिल हुई या हाई पिच या डीप पिच हुई, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि मेरी आवाज़ में काफ़ी चेंजेस आ रहा है, ये सारे जो चेंजेस ह्यूमन बॉडी में आएंगे उनको हम बोलेंगे एडोलसेंस पीरियड। फाइन, एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ये इसको हम कॉमनली टीन एज भी कहते हैं। टीन एज का मतलब है 13 से लेकर के 19 तक का जो वर्ड है उन सभी के लास्ट में आपको टीन लगता हुआ मिलेगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो इसको अपन टीन एज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सभी ईयर्स के लास्ट में आपको टीन लगता हुआ नजर आएगा। दैट्स वाई वी नो इट विद टीन एज। फाइन, तो देखिए, human body undergoes several changes during adolescence. These changes marks the onset of puberty. और यही जो चेंजेस बॉडी में आते हैं उनको प्यूबर्टी का ऑनसेट माना जाता है। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एडोलसेंस और प्यूबर्टी जो दोनों हैं वो एक तरीके से सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स हैं। यस बेटा, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। एक बार फिर से मैं समराइज करता हूँ कि बेटा 10, 11, 12 साल का जब भी कोई बॉय और गर्ल हो जाता है तो उसके बाद उसकी बॉडी में कुछ चेंजेज आना शुरू होते हैं। उन चेंजेस को ही हम बोलते हैं एडोलसेंस पीरियड। और ये एडोलसेंस पीरियड प्यूबर्टी की शुरुआत या प्यूबर्टी की ऑनसेट मानी जाती है। अब आप कहेंगे कि सर ऑनसेट खत्म कब होती है या प्यूबर्टी एंड कब होती है? तो प्यूबर्टी बेटा जाके एंड हो जाती है 18 और 19 ईयर्स पे। जब कोई बॉय या गर्ल 18-19 साल का हो जाता है तो उसकी बॉडी में जितने भी चेंजेस आने होते हैं वो सारे आ जाते हैं और वो बच्चा रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेंड कर लेता है। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है कि प्यूबर्टी इज दैट बॉय एंड गर्ल बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहले तो आपको ये पढ़ना है कि ह्यूमन बॉडी में जब सेवरल चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं वो एज तो कहलाती है उसकी एडोलसेंस एज। मतलब जैसे मान लीजिए कि साहब 11 साल से किसी बच्चे की बॉडी में चेंजेस आना शुरू हुए तो वो जो एज होगी वो एडोलसेंस एज होगी। वो शुरुआत होगी प्यूबर्टी की
और प्यूबर्टी खत्म कब होगी? जब बच्चा रिप्रोडक्शन में कंप्लीटली कैपेबल बन जाएगा, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सब तरीके से वो बच्चा, बॉय या गर्ल, अगर रिप्रोडक्शन में कैपेबल हो जाता है तो उसको अपन प्यूबर्टी का एंड बोलते हैं। और प्यूबर्टी का एंड होता है जनरली 18 to 19 ईयर्स। फाइन, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट चेंजेस विल बी सीन इन द प्यूबर्टी एज, कि जब बच्चे में 11 साल से लेकर के 18-19 साल तक का जो पीरियड होगा, उस पीरियड के दौरान बच्चे की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे और क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेंज आएगा प्यूबर्टी में वो आएगा बेटा इंक्रीज इन हाइट। जो भी बॉय और गर्ल है उसकी हाइट अचानक से आपको इंक्रीज होती हुई मिलेगी। उस बच्चे की लंबाई आपको अचानक से निकलती हुई नजर आएगी। आपको लगेगा कि ये गर्ल काफी लंबी हो रही है या ये बॉय जो है वो काफी लंबा हो रहा है। फर्स्ट चेंज यू विल सी इन द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज इंक्रीज इन हाइट। सेकेंड चेंज यू विल सी इन द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज चेंज इन बॉडी शेप। जो उस बच्चे का बॉडी शेप है उसमें बदलाव आएगा। जो बच्चे के शोल्डर्स हैं वो ब्रॉडर होंगे, जो बच्चे का चेस्ट रीजन है वो बढ़ेगा, और बच्चे का जो स्केलेटन का डेवलपमेंट है वो कंप्लीट डेवलपमेंट अटेंड करेगा। इस दौरान जो प्यूबर्टी की एज है उस टाइम उस बच्चे का जो स्केलेटन डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से अपने आप को अपने मैक्सिमम रीच कंडीशन पे जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद थर्ड है वॉइस चेंज। ये भी एक काफ़ी अच्छा चेंज है और आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि 10-11 साल से पहले तक जो बच्चे होते हैं उनमें आप बेसिकली बॉय और गर्ल में कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। आप बता नहीं पाओगे जनरली कि ये बॉय है या ये गर्ल है। लेकिन जब बच्चा टीन एज में एंटर करता है तो जनरली उसकी वॉइस में चेंज आना शुरू होता है। जो बॉय हैं उनके जो वॉइस बॉक्स है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। गर्ल्स की बॉडी में भी जो है वो वॉइस बॉक्स स्टार्ट होना डेवलप होता है। आपको हम बता दें कि जो वॉइस बॉक्स है वो आपका नेक रीजन में पाया जाता है, गले वाले पार्ट में आपके वॉइस बॉक्स पाया जाता है। और जनरली जो वॉइस बॉक्स है वो बड़ा होता है बॉयज़ का और वॉइस बॉक्स छोटा होता है गर्ल्स का। तो जो बड़ा वॉइस बॉक्स होता है उसकी वजह से वो वॉइस बॉक्स बॉयज़ में आपको जनरली देखने को मिलेगा। मतलब आपका जो नेक पोर्शन है वो हल्का सा ब्रॉड हो जाएगा उस जगह से जहां पर आपका वॉइस बॉक्स पाया जाएगा। गर्ल्स में आसानी से दिखाई नहीं देता है क्योंकि गर्ल्स में वॉइस बॉक्स का साइज जनरली स्मॉल होता है। तो ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ वॉइस बॉक्स यू कैन नॉट सी द वॉइस बॉक्स इन द गर्ल्स जनरली, ठीक है। बट इन द बॉयज देयर आर द साइज ऑफ वॉइस बॉक्स इज मच लार्जर देन द गर्ल्स एंड यू कैन इजीली सी देम इन द नेक रीजन। लड़कों में आपको जो वॉइस बॉक्स है वो आसानी से नजर आएगा। वॉइस बॉक्स का दूसरा नाम होता है बेटा लैरिंक्स। वॉइस बॉक्स एक ऐसा ऑर्गन है या ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जो वॉइस को प्रोड्यूस करने का काम करता है, जो आवाज निकालने का काम करता है। तीसरा नाम है उसका एडम्स एप्पल। फर्स्ट जो इसको नाम हम देते हैं वो बोलते हैं वॉइस बॉक्स, सेकंड नेम जो हम इसको देते हैं वो है लैरिंक्स, और थर्ड जो है अपन इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये तीन अलग अलग नाम इसके हैं जो आपको यहाँ आपके नेक रीजन में आसानी से दिखाई दे सकता है, और ये आपकी बॉडी की जो वॉइस है उसको बाहर प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब हम ये देखेंगे कि किसकी वॉइस में कैसा चेंज आएगा। क्या लड़कियों की और लड़कों की आवाज एक जैसी होगी? बॉयज और गर्ल्स की जो वॉइस है वो सेम इंटेंसिटी की रहेगी क्या? ऐसा नहीं है। बॉयज और गर्ल्स की जो वॉइस है उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। देखिए क्या डिफरेंस मिलेगा। आपको याद रखना है कि गर्ल्स हैव हाई पिच। यहाँ काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जनरली जो आवाज तेज होती है वो बॉयज की होती है, जबकि ऐसा नहीं है बेटा। बॉयज की आवाज की पिच लो होती है, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती आवाज, जबकि गर्ल्स की वॉइस की पिच हाई होती है। मतलब बॉयज की जो है वो लो पिच होती है लेकिन वॉइस डीप होती है। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जिसकी पिच लो होगी वो वॉइस थोड़े डिस्टेंस को ही कवर कर पाएगी, लेकिन जिसकी पिच हाई होगी वो वॉइस ज्यादा लंबे डिस्टेंस को कवर करेगी। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आप सेम टाइम पर एक बॉय और एक गर्ल को बोलने के लिए कहेंगे और अगर वो सेम आवाज निकालेंगे अपने मुंह से, तो ज्यादा दूरी तक जो सुनी जाने वाली आवाज है वो गर्ल की होगी बजाय बॉय के, ठीक है। रीजन बिहाइंड इट, द गर्ल्स हैव हाई पिच वॉइस एंड बॉयज हैव लो पिच वॉइस। बस जो डीपर वॉइस होगी वो बॉयज की होगी। इसीलिए आपने जनरली महसूस किया होगा कि जो लड़कियों की आवाज होती है वो पतली होती है और जो लड़कों की आवाज होती है वो भारी होती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला चेंज
अगला चेंज है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। इस एज में जाकर के आप ये महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी पर स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स का डेवलपमेंट शुरू होता है। मतलब बॉडी पर पसीना और बॉडी पर तेल, ये दो चीजें निकलना शुरू करती हैं और आपके चेहरे पर काफी सारे एक्ने और पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा जनरली 8-10 साल की एज से पहले नहीं होता है, क्योंकि उस समय बॉडी ऑयल और स्वेट ग्लैंड्स का डेवलपमेंट नहीं कर पाती है। ये वो एज है जिस एज में जाकर के बॉडी पर स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स का डेवलपमेंट जनरली आपको दिखाई देने लगता है। ठीक है। अगला जो चेंज है वो आपको मिलेगा डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। बॉयज और गर्ल्स दोनों में ही आपको सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट मिलेगा। टेस्टिस और ओवरी जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो टेस्टिस और ओवरी का डेवलपमेंट बॉडी करना शुरू करेगी और वो स्पर्म प्रोडक्शन और ओवम प्रोडक्शन भी स्टार्ट करेगी। मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बॉडीज में बनना शुरू हो जाएंगे। ओके। अगला चेंज हम देखते हैं कि मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। बच्चा मेंटली, इंटेलेक्चुअली और इमोशनली डेवलप होना शुरू होता है। बच्चे के इमोशंस डेवलप होना चालू होते हैं, बच्चे में भावनाएं, बच्चे में आवेश, बच्चे को गुस्सा, बच्चे को प्यार, ये सारी चीजें बच्चे की बॉडी में डेवलप होना शुरू होती है। बच्चा इमोशनल मैच्योरिटी अटेंड करता है, बच्चा मेंटल मैच्योरिटी अटेंड करता है, बच्चा इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी अटेंड करता है इन दिस एज। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो प्यूबर्टी का टाइम होता है, उस प्यूबर्टी के टाइम में बच्चा ये सब चेंजेस अटेंड करता है। ओके। यस बेटा, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो चेंजेस हमने देखे ये आपको प्यूबर्टी एज में मिलेंगे। पहला जो चेंज आएगा बॉडी में वो आएगा हाइट में, दूसरा जो चेंज आएगा वो आएगा बॉडी शेप में, थर्ड जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो वॉइस में मिलेगा, फोर्थ जो आपको चेंज मिलेगा वो स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी में मिलेगा, और फिफ्थ जो आपको चेंज मिलेगा वो मिलेगा डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन में। सिक्स्थ जो चेंज मिलेगा वो आपको मिलेगा बच्चा मेंटली, इंटेलेक्चुअली और इमोशनली बच्चा डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि ये जो टाइम है बच्चे का 11 से लेके 12 से लेके और 18-19 ईयर्स तक का, इस टाइम में बच्चे की बॉडी सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट ही शो नहीं करती, इस टाइम में बच्चे की बॉडी सेक्सुअल डेवलपमेंट भी शो करती है। ठीक है ना। तो देखिए बच्चे की बॉडी क्या सेक्सुअल डेवलपमेंट शो करेगी, और जो सेक्सुअल डेवलपमेंट बच्चे की बॉडी शो करेगी उसके हमें क्या क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे, और बच्चे की बॉडी पे ऐसे क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे जिनसे हम ये देख पाएंगे कि बच्चा सेक्सुअल मैच्योरिटी शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यस बेटा, तो देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपको बॉयज बॉडी में क्या क्या देखने को मिलेंगे और गर्ल्स बॉडी में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, वो सब बातें अब हम करते हैं। तो देखिए पहले हम पर्टिकुलरली बॉयज की बात कर लेते हैं। तो बॉयज में आपको चेस्ट रीजन पर हेयर्स का डेवलपमेंट मिलेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के रूप में आपको बॉयज बॉडी में या मेल बॉडी में चेस्ट रीजन पर हेयर्स का डेवलपमेंट मिलेगा। सेकेंड जो चेंज है वो आएगा फेशियल हेयर्स। जो बच्चे के चेहरा है, जो बॉय जो है उसका जो फेस है, उस पर आपको बियर्ड और मुस्टिक, जिसको आप दाढ़ी और मूंछ बोलते हो, उनका भी डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा। मतलब जब बच्चा 11, 12, 13 साल का हो जाएगा तो उस बच्चे की बॉडी में आपको उसके फेस पर बियर्ड और मुस्टिक का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं जो आपके रिलेट करेंगे किसके साथ, बॉय बॉडी के साथ। गर्ल बॉडी की अगर आप बात करते हैं तो गर्ल बॉडी में आपको फर्स्ट जो चेंज नजर आएगा वो आएगा डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। जो गर्ल्स होती हैं उनमें आपको ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नजर आएगा। उसके पीछे जो कनेक्टेड रीजन है वो हम आपको बता देते हैं। आप सभी को पता है कि जो ह्यूमन फीमेल है वो कैपेबल होती है कि वो अपने बच्चे को नरिश करने के लिए मिल्क प्रोड्यूस करती है, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो जो वो अपने बच्चे को नरिश करने के लिए मिल्क प्रोड्यूस करती है, उस मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए उसके पास एक पर्टिकुलर मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, मेमरी ग्लैंड। और उस मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट की वजह से ही वहाँ पर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट आपको दिखाई देता है। जबकि जो मेमरी ग्लैंड है वो आपको मेल बॉडी में जनरली नज़र
नहीं आती है, ठीक है। और अगर वो आती भी है तो उसका डेवलपमेंट मेल बॉडी में आपको शो नहीं होता है। तो गर्ल बॉडी में आपको पहला चेंज मिलेगा ब्रेस्ट डेवलपमेंट और दूसरा चेंज मिलेगा मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली द मिल्क सीक्रेशन। तो ये दो आपके पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो गए जो रिलेट करेंगे बॉयज़ को और गर्ल्स को। उसके बाद अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि गिव ए कॉमन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विच वी कैन सी इन बॉय एंड गर्ल बोथ, क्योंकि ऐसा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बताइए जो आपको बॉय बॉडी में भी देखने को मिलेगा और गर्ल बॉडी में भी देखने को मिलेगा। तो जो आपके अंडर आर्म्स हेयर डेवलप होते हैं, अंडर आर्म्स, और जो आपका प्यूबिक रीजन होता है, थाई रीजन होता है, उस थाई रीजन में और जो अंडर आर्म रीजन है वहां पे आपको हेयर्स की ग्रोथ मिलेगी। और ये जो चेंज आएगा ये दोनों की बॉडी में एक साथ आएगा, ये आपको बॉय बॉडी में भी दिखाई देगा और गर्ल बॉडी में भी दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको आप एक कॉमन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं, जो आपको बॉय बॉडी में भी दिखेगा और गर्ल बॉडी में भी दिखेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं एक्चुअली विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, इन चेंजेस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, बॉडी में ऐसा क्या सिस्टम है जिसकी वजह से आप में मेल पार्ट का डेवलपमेंट होता है या फीमेल पार्ट का डेवलपमेंट होता है। जब तक बच्चे 7, 8, 10 साल के होते हैं तब तक वो दिखने में कॉमन होते हैं, लेकिन जब वो 10, 11, 12 साल से बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद अपने को बॉयज़ अलग टाइप के दिखना शुरू हो जाते हैं और गर्ल्स जो हैं उनकी बॉडी अलग तरीके से मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती है। तो बेटा दीज ऑल आर द रीजन्स फॉर हॉर्मोन्स। ये जितना भी बॉडी में चेंज आ रहा है उन सभी के पीछे जो रीजन है वो है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स एक तरीके के केमिकल मैसेंजर हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करते हैं और ब्लड स्ट्रीम के साथ वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करने का काम करते हैं और जहाँ जहाँ उनकी टारगेट साइट होती है वहाँ वहाँ जा करके वो अपना फंक्शन करते हैं। तो हॉर्मोन्स देखो मैंने यहाँ लिखा है कि चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस कंट्रोल्ड बाई हॉर्मोन सीक्रेटेड बाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और वो एंडोक्राइन ग्लैंड ही हार्मोन सीक्रेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब आप ये कह सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बॉडी आर सीक्रेट्स द हॉर्मोन्स एंड हॉर्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेलनेस एंड फीमेलनेस, ठीक है। हॉर्मोन्स जो है वो एडोलसेंस में आपकी बॉडी में चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं और हॉर्मोन्स को रिलीज करने के लिए आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नंबर हमारी बॉडी में 9 होता है, मेल बॉडी में भी 9 होता है, फीमेल बॉडी में भी 9 होता है। उसमें से एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है अपने पास, मेल बॉडी में टेस्टिस और फीमेल बॉडी में ओवरी। जो हमने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि मेल बॉडी के पास 1 पेयर ऑफ टेस्टिस है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म and female body carries the 1 pair of ovary which is responsible for the production of estrogen, ठीक है। वहाँ हमने आपको ये बताया था कि ओवरी जो है वो ओवम प्रोड्यूस करती है जो फीमेल गैमेट कहलाता है और जो टेस्टिस है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है जिसको हम मेल गैमेट बोलते हैं, ठीक। तो देखिए जो मेल हार्मोन है मेल बॉडी में जो पाया जाएगा उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नाम से एक हार्मोन है जिसको अपन मेल हार्मोन बोलते हैं और टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आपके टेस्टिस की। टेस्टिस एक तरीके की एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, ओके, ठीक है। उसके साथ जो आपका फीमेल हार्मोन है उसका नाम है आपका एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन सीक्रेट करने का काम है आपका ओवरी का, ठीक है। तो ओवरी आपको मिलेगी फीमेल बॉडी में और टेस्टिस आपको मिलेगा मेल बॉडी में। टेस्टिस के द्वारा सीक्रेटेड जो मेल हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन और ओवरी के द्वारा जो सीक्रेटेड फीमेल हार्मोन है उसका नाम है एस्ट्रोजन, ठीक है। और ये जो दोनों ग्लैंड्स हैं या ये जो दोनों हार्मोन हैं उनकी भी कंट्रोलिंग आपकी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ये आपको ध्यान रखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द ब्रेन रीजन। जो आपका ब्रेन होता है, जो आपका दिमाग होता है, जो आपका हेड होता है, उस हेड में आपके पास एक पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो दूसरा नाम है वो है मास्टर ग्लैंड,
क्योंकि सभी को कंट्रोल करने का काम करती हैं। जितने भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में हैं उन सभी ग्लैंड्स की मास्टर होती है, उनको मतलब सभी को कंट्रोल करती है एक साथ, इसलिए इसका नाम मास्टर ग्लैंड है। लोकेशन है इसकी ब्रेन। और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों की ही जो सीक्रेशन है वो आपके पिट्यूटरी के कंट्रोल में होती है। ठीक है, यस बेटा, कंटिन्यू। नाउ वी टॉक अबाउट द हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टिस एंड ओवरी टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। हम बात कर रहे थे कि जो ओवरी और टेस्टिस जो हमारी ग्लैंड्स हैं उनको हार्मोन रिलीज करने के लिए जो मतलब जो उनको इंडिकेशन देता है या जो उनको कमांड देता है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड देती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी उसको जानते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि हार्मोन, ये एक तरीके से आपके सामने मैंने एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आपके सामने बात लिखी है जिससे आपको समझ आ जाएगा एक तरीके से कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। तो देखिए, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, पहली बात तो ये कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कुछ हार्मोन सीक्रेट करेगी जो जाकर के आपकी टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट करेंगे। क्या करने के लिए? टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल। ये बात आपको मैं बता चुका हूँ कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। ठीक है, किस तरीके से फंक्शन हो रहा है आप देखिए कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं उससे जो हार्मोन्स हैं वो निकल के स्टिमुलेट करेंगे आपकी टेस्टिस और ओवरी को, ताकि वो रिलीज करे मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन। दीज बोथ आर द मेल एंड फीमेल हार्मोन्स। फाइन, आफ्टर देयर सीक्रेशन व्हाट विल हैपन? तो देखिए, आफ्टर द सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल बॉडी एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल बॉडी, द हार्मोन्स रिलीज इन आवर ब्लड स्ट्रीम। इन हार्मोन्स का फ्लो एक्चुअली हमारी ब्लड स्ट्रीम में कर दिया जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम में करने के बाद में ये हार्मोन्स थ्रू द ब्लड हमारी टारगेट साइट पर रीच करेंगे, एक्चुअली हमारे बॉडी पार्ट्स पर रीच करेंगे, जिन बॉडी पार्ट्स पर जाकर के उनको अपना फंक्शन करना है। ठीक है, तो टारगेट साइट एक तरीके से हमारा वो बॉडी पार्ट हो गया जहां पर जाकर के हार्मोन को अपना फंक्शन करना है। फाइन, उसके बाद क्या बदलाव आएगा? स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और इन हार्मोन्स के अपने टारगेट साइट पर जाने के बाद या उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स में पहुंचने के बाद में हमारी जब प्यूबर्टी का ऑनसेट होगा तो उस प्यूबर्टी के ऑनसेट पर हमारी बॉडी में वेरियस टाइप चेंज हमारे को देखने को मिलेंगे। फाइन, तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन कि हाउ और हार्मोन्स वर्क्स। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं वो टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन को रिलीज करे। जब मेल और फीमेल बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होंगे तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अपने टारगेट साइट पे या पर्टिकुलर ऑर्गन पे रीच करेंगे, और जब वो अपने पर्टिकुलर ऑर्गन पे रीच करेंगे तो वहाँ जा करके वो अपना जो भी इफेक्ट है वो शो करना स्टार्ट करेंगे, जिन इफेक्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग की रिप्रोडक्टिव फेज है वो, ये तो हम बात कर चुके हैं कि 10, 11, 12 ईयर्स के बाद में आप में एडोलसेंस एज आ जाती है और आप में प्यूबर्टी के साइन और सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कशन कर लिया है कि उसके बाद आप में जैसे जैसे मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट आता है उसके साथ साथ बॉडी में सेक्सुअल डेवलपमेंट भी आना स्टार्ट होता है। जैसे कि हमने बात की अभी लास्ट टॉपिक में ही कि मेल बॉडी के अंदर आपको चेस्ट पे हेयर्स नज़र आएंगे और बियर्ड और मुस्चिक नज़र आएगी। फीमेल बॉडी में आपको ब्रेस्ट डेवलपमेंट नज़र आएगा, हिप्स डेवलपमेंट नज़र आएगा, अंडर आर्म्स हेयर डेवलप होंगे, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा। तो ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है ह्यूमन बीइंग में, ये कब स्टार्ट होती है, कब ख़त्म होती है, कितने टाइम तक चलती है, ये सारी बातें भी अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बेटा, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस डिफरेंट चलेगी। मेल बॉडी में बेटा अलग हिसाब से रन करेगी और फीमेल बॉडी में जो है वो बेटा अलग हिसाब से रन करेगी। फाइन, तो देखिए काम किस तरीके से होगा कि जो मेल बॉडी है उसमें बेटा जनरली जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक या यू कैन से कि लाइफ टाइम तक ही वो चलती रहती है। मतलब जो स्पर्म फॉर्मेशन है या टेस्टिस की जो वर्किंग है या जो मेल गैमेट फॉर्मेशन है वो
ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलता है रेदर देन फीमेल्स। या आप ये भी कह सकते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग ही रन करता रहता है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन बीइंग में मेल होता है, उस मेल में जो 1 पेयर टेस्टिस हमारे पास होता है, और मैंने आपको अभी लास्ट टॉपिक में बताया है कि टेस्टिस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मेल गैमेट विच इज़ नॉन एज स्पर्म। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है ये मेल बॉडी में लाइफ लॉन्ग ही चलती रहती है। ये मैं आपसे समझाना चाह रहा हूँ। अब हम मूव करते हैं फीमेल बॉडी में। तो फीमेल बॉडी में बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि बिगिन तो वही मेल बॉडी के सिमिलर होगी 10 to 12 ईयर्स, जब टीन एज आना स्टार्ट होगी या जब एडोलसेंस स्टार्ट होगा या जब प्यूबर्टी बिगिन करेगी। लेकिन जो बेटा इसके लास्ट होने का टाइम है या एंड अप होने का टाइम है वो फिक्स है। वो टिल 45 to 50 ईयर ऑफ एज पर जाकर के एक फीमेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो ख़त्म हो जाती है। मेरा मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो फीमेल बॉडी में 1 पेयर ऑफ ओवरी ओवम प्रोड्यूस करती है, वो ओवम प्रोड्यूस करने का जो लाइफ टाइम है वो फिक्स है 45 से लेके अराउंड 50 ईयर की एज तक ही। मतलब स्टार्टिंग पीरियड तो सेम है 10 to 12 ईयर्स, बट जो इसका लास्ट टाइम है जिसके बाद ह्यूमन फीमेल बॉडी में ओवरी एक मैच्योर ओवम प्रोड्यूस करना या एक मैच्योर एग प्रोड्यूस करना बंद कर देगी, वो एज माना जाता है लगभग 45 to 50 ईयर अराउंड। समझ गए? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो मेल बॉडी होती है वहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन लाइफ लॉन्ग रन करता है, जो फीमेल बॉडी होती है वहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन लाइफ लॉन्ग रन नहीं करता। उसकी एक फिक्स एज होती है, एक पर्टिकुलर उम्र होती है, उस उम्र के बाद, उस एज के बाद वहाँ पर ओवम फॉर्मेशन रन नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर? तो अब इस बात को हमें ढंग से समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। तो इसमें जनरली होता क्या है कि एक मैच्योर ओवम या 1 मैच्योर ओवम रिलीज बाय 1 ऑफ द ओवरी, मतलब जो आपके पास 1 पेयर ओवरी है, उस 1 पेयर ओवरी में से कोई भी एक ओवरी एवरी 28 या 30 डेज, एवरी 28 to 30 डेज एक साइकिल चलता है फीमेल बॉडी में जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहते हैं बेटा? उस साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये फीमेल बॉडी में अराउंड 28 से 30 डेज इसकी टाइमिंग होती है, और इस टाइमिंग के बाद या इस टाइमिंग के दौरान एक मैच्योर एग बॉडी में डेवलप होता है, और 28-30 डेज बाद एक मैच्योर ओवम फीमेल बॉडी में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज कर दिया जाता है बाय द ओवरी। ठीक है, उस एग को अगर स्पर्म मिलता है तो वो फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज होकर के वो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। जो मैंने आपको बताया था कि यूट्रस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन और द चाइल्ड डेवलपमेंट। और अगर उस एग को स्पर्म नहीं मिलता है तो फिर वो एग रप्चर होता है, और रप्चर होकर के वो वेजाइनल पोर्शन के थ्रू आउट कर जाता है। आफ्टर अगेन 28 to 30 डेज फिर से एक मैच्योर ओवम आपको मिलता है, फिर से वही सेम साइकिल कंटिन्यू चलती है, और यही साइकिल आपकी कहलाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके दौरान होता क्या है, 1 मैच्योर ओवम रिलीज्ड बाय द 1 of the ovary once in about 28 to 30 days। मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फीमेल बॉडी में बेटा एक साइकिल रन करता है, जिस साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस साइकिल के दौरान हर साइकिल में एक मैच्योर ओवम आउट ऑफ द 2 फ्रॉम 1 ओवरी, जो 2 ओवरी हैं उनमें से कोई भी एक ओवरी से हर महीने या हर 28 to 30 डेज में एक मैच्योर ओवम रिलीज किया जाता है, और वो रिलीज करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में छोड़ दिया जाता है। जो मैंने आपको ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब बताई थी लास्ट लेक्चर में कि ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब जो है वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। अगर वहाँ पर उसको स्पर्म मिलता है तो वो ओवम स्पर्म के साथ फ्यूज हो करके एक न्यू प्रोगेनी या एक न्यू जाइगोट को डेवलप करता है। अगर उसको स्पर्म नहीं मिलता है तो वो ओवम वहाँ से रप्चर हो करके और बाहर रिलीज कर दिया जाता है। अगर वो ओवम स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होकर के इम्प्लांट हो जाता है तो फिर फर्दर आपके पास मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है,
या मेंस्ट्रुएशन साइकिल उस केस में स्टॉप हो जाती है, क्योंकि जो बॉडी का हार्मोनल बैलेंस है वो सारा बेटा उस जाइगोट के डेवलपमेंट में लग जाता है। कंप्लीट जो डेवलपमेंट पीरियड है 9 मंथ या अराउंड 280 डेज, तो ड्यूरिंग द 280 डेज और ड्यूरिंग द अबाउट 9 मंथ्स देयर विल बी नो मेंस्ट्रुएशन साइकिल देयर। मतलब अगर ओवम को स्पर्म मिलता है, वो दोनों फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज होकर के जाइगोट फॉर्म होता है, और अगर वो एम्ब्रियो की फॉर्म में यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है, तो फिर आगे जो है चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट होने के बाद फीमेल बॉडी के जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो उस चाइल्ड के, उस फीटस के, उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में लग जाते हैं, और वहाँ पे फर्दर आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं मिलता है। कब तक? जब तक उस बच्चे का डेवलपमेंट पीरियड कंप्लीट ना हो जाए। क्लियर? और अगर उस ओवम को वहाँ स्पर्म नहीं मिलता है तो उस केस में ओवम वहाँ से रप्चर होता है और वो वेजाइनल पोर्शन के थ्रू बाहर रिलीज कर दिया जाता है। फाइन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, आई एम अगेन रिपीटिंग वंस, कि वन मैच्योर ओवम रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरी वंस इन अबाउट 28 to 30 days. In this period, wall of uterus become thick to receive a fertilized egg. मैंने आपको बताया था कि जो यूट्रस है वो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है, साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेबी है। जो यूट्रस की दीवारें हैं या जो यूट्रस की इनर वॉल्स हैं वो हर महीने एक फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए अपने आप को कैपेबल बनाती है, अपने आप को एडेप्टेबल बनाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर ओवम को स्पर्म मिलेगा तो ओवम उसके साथ फ्यूज होगा और वो जाकर के यूट्रस में अपने आप को इम्प्लांट करेगा। उसके लिए यूट्रस भी अपने आप को प्रिपेयर करेगा, वो अपनी वॉल्स को स्पंजी बनाएगा, वहाँ पे ब्लड का जो सीक्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा ताकि वो आने वाले डेवलपिंग जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करा सके। बट अगर ऐसा नहीं है ना, इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वहाँ पे स्पर्म नहीं है और ओवम जो है वो स्पर्म के साथ आपका फ्यूज नहीं हुआ, तो इन दिस केस जो यूट्रस की प्रिपरेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, फेल्ड हो जाती है और यूट्रस अपनी वॉल्स को रप्चर कर देता है और जो आपका रप्चर्ड एग है वो उस यूट्रस की रप्चर्ड वॉल्स की ब्लड वेसल्स के साथ बाहर रिलीज कर दिया जाता है। पहले वाला जो केस है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है, उसको फिर अपन प्रेगनेंसी में लीड करते हैं। अगर जो ओवम है उसको स्पर्म रिसीव हुआ और ओवम स्पर्म के साथ फ्यूज हुआ तो दिस फेनोमेना इज नोन एज फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। ठीक है, जो पीरियड लगभग 280 डेज तक या अराउंड 9 मंथ्स तक रन करता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द फीमेल बॉडीज टोटल हॉर्मोन्स नरिश द डेवलपिंग जाइगोट और डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड देयर आर नो फर्दर मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रेजेंट देयर। क्लियर? एक बार जब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, बच्चा कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा और बच्चे को फीमेल बॉडी से बाहर डिलीवर कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर न्यू मेंस्ट्रुएशन दोबारा से फीमेल बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, तो देखिए मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया है कि व्हाट हैपन्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ओवरी एक मैच्योर ओवम रिलीज करेगी एवरी मंथ। अगर उसको स्पर्म रिसीव नहीं होता है, इन दैट केस ओवम रप्चर होगा, यूट्रस की दीवारें रप्चर होगी और वो रप्चर्ड कंडीशन में ब्लड वेसल के साथ ओवम बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, है ना। उस फेनोमेना को बेटा कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन, ये रहा, है ना। दिस फेनोमेना इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। और अगर ओवम को स्पर्म रिसीव होता है तो दिस कंडीशन लीड्स टू द प्रेगनेंसी एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट इज इक्वल टू जाइगोट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्लियर? एंड फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द प्रेगनेंसी। उसके बाद जो है बेबी मदर के यूट्रस में डेवलप होगा, 280 डेज का अपना टाइम कंज्यूम करेगा, मदर बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा और अपने आप की ग्रोथ करेगा। और जब उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में वो फीमेल बॉडी से बाहर डिलीवर कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ए चाइल्ड और इन द फॉर्म ऑफ ए बेबी।
बेबी बॉय और बेबी गर्ल। ये वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, ये अभी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, तो ये हो गया है। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि वन मैच्योर ओवम रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरी वंस इन अबाउट 28 to 30 days. This phenomena known as menstrual cycle. In this period, wall of uterus become thick, receive a fertilized egg. ठीक है। menstruation जब पहली बार फीमेल बॉडी में आता है तो उसको हम मेनार्के बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब 10 to 12 ईयर्स की एज में किसी फीमेल बॉडी में फर्स्ट टाइम menstrual साइकिल आती है या फर्स्ट टाइम menstruation आता है तो उस फेनोमेना को हम मेनार्के बोलते हैं। और जब लास्ट टाइम आता है इन द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, जब लास्ट टाइम मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, जिसके बाद में आप ये कह सकते हो कि अब वहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया, तो जो भी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो कहलाएगा आपका मेनोपॉज। फाइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कहलाएगा मेनार्के और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आपका कहलाएगा मेनोपॉज। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि हाउ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। कोई भी जो बेबी प्रोड्यूस होगा उस बेबी का सेक्स किस तरीके से डिटरमाइन होगा कि वो बेबी बेबी बॉय बनेगी या बेबी गर्ल बनेगी, आप ये कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा समझना होगा। मैं अभी आपको काफ़ी अच्छे से समझा देता हूँ कि किसी भी जो न्यू बेबी फॉर्म होगा उस न्यू बेबी का जो सेक्स है वो किस तरीके से डिटरमाइन करेगा कि वो बेबी बॉय है या वो बेबी गर्ल है। तो देखिए, अभी हम काफ़ी अच्छे से समझते हैं कि किस तरीके से एक न्यू बॉर्न बेबी का सेक्स डिटरमाइन करता है। तो देखिए, लुक, सेक्स ऑफ द बेबी। क्लियर। तो आप सभी को ये पता है, जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि बेटा सेल का जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में अपने पास पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, उसमें बेटा आपके पास होते हैं क्रोमोसोम्स। एंड क्रोमोसोम्स बेटा आर एक्चुअली नोन एज द हेरिडिटरी मटेरियल। मतलब हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब हो गया ये वो मटेरियल है जो पेरेंट सेल की इंफॉर्मेशन को डॉटर सेल्स में कैरी करने का काम करते हैं। क्लियर। तो देखिए, आपको ये पहले से पता है कि मेल बॉडी के पास टेस्टिस पाया जाता है और फीमेल बॉडी के पास ओवरी होती है। एंड दीज टेस्टिस आर प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड द ओवरी प्रोड्यूसेस द एग और ओवम। बेटा स्पर्म इज नोन एज एक्चुअली मेल गैमीट एंड ओवम इज नोन एज फीमेल गैमीट। तो बेटा जनरली जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो डिप्लॉयड होता है नेचर में 2n होता है। ठीक है। और जो हमारे गैमीट्स होते हैं वो नेचर में हैप्लॉइड होते हैं, मतलब वो n होते हैं। आप दोबारा समझने की कोशिश करिए। आप और हम जितने भी बच्चे हैं, जितने भी इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी इस दुनिया में ह्यूमन बीइंग हैं, लेडी है, जेंट्स हैं, मेल है, फीमेल है, वो सभी कहीं ना कहीं बेटा डबल पेरेंट से मेड अप ऑफ हैं। सबका कोई ना कोई एक मदर है, कोई ना कोई एक फादर है। तो अल्टीमेटली हम डबल पेरेंट से बने हुए हैं। दैट्स वाई हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिप्लॉयड कंडीशन में पाए जाते हैं। मतलब हमारे पास जो भी क्रोमोसोम हैं, जितनी भी सेल्स हैं, उन सेल्स में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड सेट में पाए जाते हैं। यहाँ आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि ह्यूमन बीइंग के पास जो क्रोमोसोम्स हैं उनका नंबर होता है 46 सिंगल और 23 बोला जाता है पेयर। ठीक है। मतलब हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो बेटा इस तरीके से डिप्लॉयड सेट में अरेंज होते हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी में जो भी मेल बॉडी या जो भी फीमेल बॉडी होती है, बट जब मेल और फीमेल बॉडी अपने अपने गैमीट्स प्रोड्यूस करती है
तो ये जो डिप्लॉइड टाइप क्रोमोजोम है ये अपने आप को हैप्लॉइड सेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो स्पर्म और एग अपने आप जो आते हैं, स्पर्म जो मेल बॉडी से आता है और एग जो फीमेल बॉडी से आता है, वो अपने साथ एक्चुअली हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स लेकर के आता है। मतलब देखिए, जैसे मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये मेल बॉडी है और ये फीमेल बॉडी है। यहाँ पर 46 क्रोमोजोम्स हैं, यहाँ पर भी 46 क्रोमोजोम है, और हम ये चाहें कि आने वाला जो प्रोगेनी है उसमें भी जो क्रोमोजोम्स हैं उसका नंबर 46 हो, तो ज़रूरी ये है कि हम पहले हमारे क्रोमोजोम्स को हाफ हाफ में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो जो मेल और फीमेल बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं लाइक टेस्टिस एंड ओवरी, उन टेस्टिस और ओवरी में स्पेशल काइंड ऑफ डिवीज़न होता है, और स्पेशल काइंड ऑफ डिवीज़न होकर के जो डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम है ये अपने आप को हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम में कन्वर्ट करते हैं। एक बार फिर से आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर भी आपके पास 46 या 23 पेयर क्रोमोजोम है, यहाँ पर भी आपके पास फीमेल बॉडी में 46 या 23 पेयर क्रोमोजोम है। मतलब मेल और फीमेल दोनों की ही बॉडी में क्रोमोजोम्स ने अपने आप को डिप्लॉइड सेट में अरेंज कर रखा है। बट जब मेल और फीमेल बॉडी दोनों ही बॉडीज में गैमेट फॉर्म होते हैं, मतलब स्पर्म और एग फॉर्म होते हैं, तो ये अपने आप को हैप्लॉइड सेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिनको कि हम एन से या हैप्लॉइड टर्म से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है? तो देखिए, जो सेक्स डिटरमाइन करने वाला क्रोमोजोम है वो बेटा दोनों बॉडीज में अलग अलग होता है। जो मेल बॉडी है उसके अंदर सेक्स डिटरमाइन करने वाला क्रोमोजोम अलग होता है, और जो फीमेल बॉडी है वहाँ पे सेक्स डिटरमाइन करने वाला क्रोमोजोम अलग होता है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ फिर से एक बार बताता हूँ कि मान लीजिए ये कोई मेल बॉडी है, तो बेटा मेल बॉडी के पास जो सेक्स डिटरमाइन करने वाला डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम है वो XY है, और जो फीमेल बॉडी के पास सेक्स डिटरमाइन करने वाला डिप्लॉइड क्रोमोजोम है वो XX है। क्लियर? तो जब ये डिप्लॉइड क्रोमोजोम अपने आप को हैप्लॉइड सेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये अपने को कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर लेंगे। जैसे ये डिप्लॉइड सेट में मेल के पास आपके पास X और Y क्रोमोजोम था, तो मेल अपने क्रोमोजोम्स को X हैप्लॉइड और Y हैप्लॉइड सेट में कन्वर्ट करेगा, और ये जो यहाँ फीमेल के पास XX के फॉर्म में सेक्स क्रोमोजोम का पेयर था, ये अपने उस पेयर को हैप्लॉइड सेट X और हैप्लॉइड सेट X में कन्वर्ट कर लेगी। क्लियर है? मतलब ये हुआ कि जो स्पर्म हम रिलीज करेंगे या जो भी मेल बॉडी स्पर्म रिलीज करेगी उसमें 50-50% के कंट्रीब्यूशन में X और Y क्रोमोजोम पाए जाएंगे। क्लियर? और जो फीमेल बॉडी आपके पास एग रिलीज करेगी वहां पर भी आपके पास 50-50 की कंडीशन में, या यहाँ तो आप ये कह सकते हो कि 100% ही आपके पास X क्रोमोजोम होंगे, क्योंकि यहाँ पे डिसिमिलर नहीं है। यहाँ पे जो डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम है उसमें पाए जाने वाले दोनों जो सेट हैं वो दोनों ही सेम टाइप ऑफ क्रोमोजोम है, बट यहाँ पर जो डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम है उसमें पाए जाने वाले दोनों हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम डिफरेंट हैं। ठीक है? अब जब स्पर्म और एग एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे तो देखिए बेटा, यहाँ पर 50% पॉसिबिलिटी बन जाएगी आपके पास वापस से X और X फॉर्म करने की, और 50% पॉसिबिलिटी आपके पास बन जाएगी बेटा X और Y फॉर्म करने की। अगर X और Y एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं देन इट इज़ ए बेबी बॉय, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए XY जो कन्फिगुरेशन है वो XY कन्फिगुरेशन आपको मेल साइड में मिल रहा है, तो जब XY फॉर्म होगा तो वो बॉय फॉर्म होगा, और अगर XX फॉर्म होगा तो आप देख सकते हैं कि XX जो कन्फिगुरेशन है वो फीमेल बॉडी की साइड में है, तो XX विल बी द बेबी गर्ल। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं फिर से आपको समझाता हूँ एक बार कि जो मेल और फीमेल बॉडी है वो ऑलरेडी पहले से डिप्लॉयड होती है, लेकिन अगर हमें प्रोगेनी को भी डिप्लॉयड ही रखना है, मान लीजिए ये विदाउट डिवीजन एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 + 46 92 हो जाता। ऐसा नहीं हो सकता। होना ये चाहिए कि जो प्रोगेनी हमारे सामने आ रहा है उस प्रोगेनी के पास भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 ही होने चाहिए। ठीक है? तो ये क्रोमोजोम्स पहले अपने आप को डिप्लॉयड से
हैप्लॉइड सेट में कन्वर्ट करते हैं सभी प्रकार के क्रोमोसोम्स। ठीक है, हमारे पास वैसे दो तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स और एक होते हैं एलोसोम्स। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो बेटा ऑटोसोम्स जो हैं वो हमारी बॉडी के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं और इनसे हमारा शरीर बनता है। और एक होता है बेटा हमारे पास एलोसोम्स, जिनसे किसी भी बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करता है कि इस बच्चे का सेक्स बॉय बनेगा या गर्ल बनेगा, या कोई ऑलरेडी मेल है या फीमेल है, तो वो डिफरेंस होता है ड्यू टू द एलोसोम्स। फीमेल हमें फीमेल इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उसका सेक्स फीमेल होता है, और मेल हमें मेल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसका सेक्स मेल होता है। अब उसका सेक्स मेल और उसका सेक्स फीमेल क्यों होता है, ये बात हम आपको समझाते हैं। ऑटोसोम्स जो हैं जिनसे बॉडी डिटरमाइन होती है, जिससे हैंड, फीट, नोज, ईयर, आईज, हेयर, बॉडी ये सारी बनेगी, वो तो सारे बेटा दोनों बॉडीज में सेम होते हैं, मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में। बट जो एलोसोम्स हैं या सेक्स क्रोमोसोम हैं, वो मेल और फीमेल दोनों के पास डिसिमिलर टाइप के होते हैं। फीमेल के पास वो होता है XX टाइप का और मेल के पास होता है वो XY टाइप का। क्लियर है? जब XY अपने आप को कैटेगराइज करेंगे या क्लासीफाई करेंगे तो ये हाफ X हैप्लॉइड और Y हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। XX जब अपने आप को डिवाइड करेगा तो ये X हैप्लॉइड और X हैप्लॉइड में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ तो दोनों सिमिलर हैं बट यहाँ दोनों डिसिमिलर हैं। तो अब देखिए, जब फीमेल का X क्रोमोसोम मेल के X क्रोमोसोम के साथ कंबाइन होगा तो जो पेयर आपको दिखेगा वो XX दिखेगा, और XX के पेयर के केस में जो बेबी है वो गर्ल फ्रॉम होगा। एंड व्हेन द X chromosome of the female body will fuse with the male body's Y chromosome or sperm's Y chromosome, then the result will be a baby boy। ठीक है, इस केस में आपको बेबी बॉय बनता हुआ नजर आएगा, या जो बेबी बनेगा आपके पास वो आपके सामने बॉय की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि द सेक्स ऑफ द बॉडी या सेक्स ऑफ द बेबी आर एक्चुअली डिटरमाइंड बाय द मेल। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी बच्चे का सेक्स होगा, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, बच्चा बॉय बने चाहे बच्चा गर्ल बने, उसके लिए कंप्लीटली जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है आउट ऑफ द मदर एंड फादर, तो वो जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है वो आपका फादर होगा। क्लियर? इंडियन सोसाइटी में जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे हम जनरली गर्ल प्रोड्यूस करने के लिए फीमेल्स को ब्लेम करते रहते हैं, या हमने हमारी सोसाइटी में देखा है कि गर्ल बेबी प्रोड्यूस होने पर फीमेल को जनरली ब्लेम किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं साइंटिफिकली कि जो बेबी का सेक्स होता है, बच्चे का सेक्स होता है, वो अल्टीमेटली मेल द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, क्योंकि जो सेक्स डिटरमाइन करने का क्रोमोसोम डिसिमिलर टाइप का पाया जाता है वो मेल बॉडी में पाया जाता है। क्लियर? यस बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन, कि क्या हमारी बॉडी में सिर्फ सेक्स हार्मोन से पाए जाते हैं, या सिर्फ ऐसी ही ग्लैंड्स होती हैं जो सिर्फ सेक्स हार्मोन रिलीज करती हैं? क्या और कोई टाइप की हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड होती है या नहीं होती? तो इसका आंसर ये है बेटा कि हमारी बॉडी में सिर्फ सेक्स हार्मोन रिलीज करने वाली ग्लैंड्स ही नहीं होती हैं, उसके अलावा भी हमारे पास कई टाइप की ग्लैंड्स होती हैं जो अलग अलग हार्मोन रिलीज करती हैं, और उन अलग अलग हार्मोन्स का हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन है। तो देखिए, ये थोड़ा याद करने का मैटर है आपके लिए। फर्स्ट आपके पास ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, जो आपके पास नेक रीजन में पाई जाती है, और ये जो हार्मोन रिलीज करती है, ये थायराइड ग्लैंड आपको हार्मोन रिलीज करके देती है थायरॉक्सिन। आपने काफ़ी छोटी क्लासों से गोइटर डिजीज़ का नाम सुना होगा कि अगर आप आयोडीन सॉल्ट नहीं खाओगे, आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं खाओगे, तो आपको गोइटर हो जाएगा या आपका गला जो है वो मोटा हो जाएगा। पिक्चर्स भी देखी होगी आपने इसकी अपनी बुक्स के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि बेटा आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसाइज ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, या वो जो आप गोइटर डिजीज देखते हैं वो एक्चुअली उस थायरॉक्सिन की कमी से बॉडी में जनरेट होती है। अगर बॉडी में थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन कम मात्रा में रिलीज करे, लो अमाउंट में रिलीज करे, तो अल्टीमेटली आपको गोइटर डिजीज फेस करनी पड़ सकती है। और इफ समबडी सफरिंग फ्रॉम गोइटर, देन डेफिनेटली देयर आर द डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सी हार्मोन। फिर से मैं बता देता हूं आपको, थायराइड ग्लैंड है
लोकेशन होती है आपकी नेक, गर्दन में होता है आपके पास। थायरोक्सिन इसका हार्मोन होता है और इसकी डेफिशिएंसी जो डिजीज होती है उस डिजीज का नाम है गॉइटर। क्लियर। सेकंड जो एग्जांपल है वह आपके पास पैनक्रियाज, जो आपके एब्डोमेन रीजन में पाया जाता है। और पैनक्रियाज जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम होता है इंसुलिन। नावेडेज जो लाइफस्टाइल है ह्यूमन बीइंग की, उसकी वजह से डायबिटीज़ काफ़ी कॉमन डिजीज़ आपने सुनी होगी कि पर्टिकुलर पेशेंट को शुगर है या पर्टिकुलर पेशेंट को डायबिटीज़ है। तो एक्चुअली ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। जो ब्लड है आपका, उस ब्लड में आपके शुगर का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, वो इंसुलिन की कमी से होता है। मतलब पैनक्रियाज एक ग्लैंड है आपके पास और इसका सीक्रेटेड हार्मोन है इंसुलिन। और अगर इंसुलिन लेस अमाउंट में रिलीज होता है बॉडी में, तो जो डिजीज़ हमें होती है उसका नाम होता है डायबिटीज़। ये आपको याद रखना है। जैसे थायरोक्सिन अगर लो अमाउंट में होता है तो उसका डिजीज़ होता है गॉइटर, उसी तरीके से अगर इंसुलिन लो अमाउंट में होता है तो उसको हम डिजीज़ को बोलते हैं डायबिटीज़। थर्ड जो ग्लैंड है आपके पास वो है एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड आपको इमरजेंसी कंडीशंस में हेल्प करती है। जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं या जब भी आप फियर आपको लगता है, आपको डर लगता है, या जब आप किसी से झगड़ा करने की सोचते हैं, ऐसी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन जब आपकी बॉडी कोप अप करने की कंडीशन में नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में आपकी बॉडी को कोप अप करने में मदद करता है एड्रेनलिन हार्मोन। एन एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड। फाइन। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस और इमरजेंसी हार्मोन। ये आपको याद रखना है कि विच हार्मोन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। तो एक्चुअली बेटा एड्रेनलिन हार्मोन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन एंड एड्रेनलिन सीक्रेटेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है। इससे पहले आपने एक हम पिट्यूटरी ग्लैंड पर करके आए हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो टेस्टिस और ओवरी को इंडिकेट करती है, या टेस्टिस या ओवरी को वो कमांड देती है फॉर द रिलीजिंग ऑफ मेल हार्मोन एंड फीमेल हार्मोन। उसी तरीके से बेटा आपकी पिट्यूटरी एक हार्मोन और रिलीज करती है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। मतलब जैसे पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स थे वो टेस्टिस और ओवरी को कमांड दे रहे थे कि वो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज करे, उसके अलावा पिट्यूटरी एक और भी टाइप का हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन। और ये बच्चे की बॉडी की जनरल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आपने अपनी क्लास में, अपने स्कूल में, अपने सराउंडिंग में काफ़ी सारे बच्चे देखे होंगे जिनमें किसी की हाइट कम होती है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी का बॉडी का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, किसी का बॉडी का डेवलपमेंट ठीक ठाक होता है, किसी का बॉडी का डेवलपमेंट थोड़ा कम होता है। आपकी ही क्लास में पढ़ने वाले कुछ बच्चे आपसे लंबे भी होंगे, आपकी ही क्लास में पढ़ने वाले कुछ बच्चे लंबाई में आपसे छोटे भी होंगे। तो ऑल ऑफ दीज चेंज आर एक्चुअली ड्यू टू द ग्रोथ हार्मोन विच इज सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके। यहाँ मैंने दोनों बातें लिख दी है कि अगर ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज हो तो क्या होगा, और अगर ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ज़रूरत से कम रिलीज हो तो क्या होगा। तो देखिए, अगर ग्रोथ हार्मोन की बॉडी में कमी हो जाती है, या मतलब ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज नहीं कर पाती है, तो जो बीमारी होती है उसका नाम है डॉर्फिज्म। आपने काफ़ी छोटे छोटे इंसान भी देखे होंगे। अगर आप कभी सर्कस देखने गए हो तो वहाँ पर जो काफ़ी छोटे जो लोग आपको दिखाई देते हैं वो एक्चुअली डॉर्फिज्म का शिकार होते हैं, या वो डॉर्फिज्म से अफेक्टेड होते हैं। उनकी बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सफिशिएंट अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करती है। लेकिन अगर पिट्यूटरी का अमाउंट बॉडी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज कर दे तो फिर जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं जाइजेंटिज्म। उस केस में इंसान का जो शेप और साइज है वो एक्सेस हो जाता है, जनरल केस से काफ़ी लंबा चौड़ा इंसान बन जाता है। मतलब वो देखने में हमें थोड़ा डरावना डरावना सा लगता है, उसको हम बोलते हैं जाइजेंटिज्म। फाइन। ओके। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक एनसीईआरटी में आता है कि इन अदर एनिमल्स, मतलब ये जो हार्मोन्स हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या ये ह्यूमन बॉडी में ही वर्क करते हैं या ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी दूसरे एनिमल में भी हार्मोन का कोई रोल है। तो बिल्कुल रोल है। एनिमल्स की बॉडी में हार्मोन्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं, और यहाँ हम एग्जांपल फ्रॉग का लेंगे। हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि जो फ्रॉग है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मेल फ्रॉग अपने स्पर्म वाटर में रिलीज करता है और फीमेल फ्रॉग अपने एग्स वाटर में रिलीज करती है।
दोनों वाटर करंट के साथ फ्यूज होते हैं और नए जाइगोट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट फ्रॉग नहीं बनता है, वहाँ पहले टैडपोल स्टेज आपको मिलती है जो एडल्ट फ्रॉग से थोड़ी अलग होती है, और वो टैडपोल बाद में जो है एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होता है। तो देखिए ये जो अपन ने यहाँ थायरोक्सिन हार्मोन पढ़ा है, ये ऐसा ही थायरोक्सिन हार्मोन आपको फ्रॉग में भी सफिशिएंट मिलेगा, नेसेसरी मिलेगा, क्योंकि अगर फ्रॉग में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो जो टैडपोल स्टेज है वो एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन फ्रॉग, तो आपको आंसर देना होगा कि इफ देयर आर डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन द टैडपोल कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू ए एडल्ट फ्रॉग। ठीक है, थायरोक्सिन की कमी की वजह से टैडपोल जो है वो अपने आप को एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हॉर्मोन्स का सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही यूज़ नहीं है, हॉर्मोन्स का यूज़ ह्यूमन बॉडी के बाहर जो दूसरी बॉडीज़ हैं या दूसरे एनिमल्स हैं उनकी बॉडीज़ में भी प्रॉपर हॉर्मोन्स का सिस्टम है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बेटा आप सभी इस वक्त टीनेज में एंटर करने वाले हो या कुछ बच्चे कर चुके होंगे, तो बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब बैलेंस डाइट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब इस वक्त आप लोग फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली डेवलप होते हैं और इस समय आपकी बॉडी के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी होती है। जो भी बॉय और गर्ल 13 टू 18-19 ईयर्स के बीच की एज में होते हैं उनकी बॉडी में वेरियस चेंजेज आते हैं और उन वेरियस चेंजेस को कोप अप करने के लिए बॉडी को काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यू हैव टू टेक ए बैलेंस डाइट और फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द व्हाट इज बैलेंस डाइट। तो बेटा बैलेंस डाइट इज ए डाइट इन विच ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर प्रेजेंट इन एडेक्वेट अमाउंट। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि फूड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, रफेज, वाटर, देयर आर टोटल 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर देयर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। अगर आपके फूड में ये सातों चीज़ें या ये सारे कंपोनेंट्स एडेक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट हैं, ऑप्टिमम अमाउंट में प्रेजेंट हैं, तो वो फूड आपका कहलाएगा बैलेंस डाइट। ठीक है, तो इस एज ग्रुप के बच्चों में ये होना चाहिए कि उनको बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए। अगर आपको अपने पेरेंट्स मिल्क के लिए कहते हैं तो काफ़ी सारे बच्चों की आदत होती है कि वो जनरली पेरेंट्स की बातें नहीं मानते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। वो जो आपको खाने के लिए दे रहे हैं वो उनके हिसाब से न्यूट्रिशनल है, आपके लिए वो रिक्वायर है, तो उनकी बात माने और अच्छा रिक्वायर्ड और बैलेंस डाइट अपनी बॉडी को दें। क्लियर? उसके बाद आता है आपके पास पर्सनल हाइजीन। ये भी बहुत ज़रूरी है। हमने आपको बताया कि इस एज में मेल बॉडी मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करना शुरू करती है, फीमेल बॉडी फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है। तो आपको पर्सनल हाइजीन का भी स्पेशल ध्यान रखना है। डेली बाथ लेना है, अपनी बॉडी के सारे पार्ट्स की ढंग से सफाई करनी है। हाइजीन की, साफ सफाई का आपको पूरा ध्यान रखना है। अगर कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। ठीक है, बट बॉडी में कहीं भी आपके गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके मान लीजिए गंदगी रही तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से माइक्रोबियल इन्फेक्शन फैलने की संभावना होती है। तो आपको अपने पर्सनल हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद आता है फिजिकल एक्सरसाइज। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है और अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से खुल करके बॉडी का होगा। तो आपने नोटिस किया होगा कि जिस एज ग्रुप में ये बच्चे आते हैं उस एज ग्रुप के बच्चों को स्कूल्स में स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरफेयर करने के लिए बोला जाता है, या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला जाता है। उसके पीछे बड़ा कारण यही है कि ये जो एज है वो फिजिकल डेवलपमेंट की होती है, और अगर बच्चा स्पोर्ट्स में एक्टिव रहेगा तो उसके बॉडी के मसल्स, उसकी बॉडी की बोन्स पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगी और उसका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से होगा। तो आपको जिस भी एक्सरसाइज में या जिस भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो आप खुल करके करें और अपनी बॉडी को किसी ना किसी तरीके से एक्सरसाइज फॉर्म में रखें। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे आता है, से नो टू ड्रग्स। तो देखिए बेटा, हमने आपको बताया था कि इस एज में बच्चे में मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट आता है, और इस एज में बच्चे
काफ़ी रॉन्ग हैबिट्स बच्चों में जल्दी से आ जाती है, उनको सही और गलत का डिफरेंस पता नहीं होता है, तो बच्चे स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल इसके चपेट में आने की संभावना बच्चों की काफ़ी ज़्यादा होती है, जो लॉन्ग टाइम उन बच्चों के लिए काफ़ी हार्मफुल रहता है। उससे बच्चे की फैमिली को इकोनॉमिक लॉस भी होता है, बच्चे को मेंटल लॉस भी होता है और बच्चे को स्टडी का भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी आदत आपको लगनी है या कोई फ्रेंड आपको उसके लिए प्रेशर कर रहा है या आपका खुद का मन कर रहा है, तो प्लीज़ से नो टू ड्रग्स। इस तरीके की कोई भी हैबिट आपको नहीं लगानी है। आपको बिल्कुल अपना जो भी बैलेंस डाइट है वो लेना है। किसी भी तरीके का ड्रग एडिक्ट या किसी भी तरीके का अल्कोहल एडिक्ट अपने आप को बनने से बचाना है, ताकि आप अपने आप को मेंटल प्रेशर, सोशल प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, स्टडी प्रेशर, सभी तरीके के प्रेशर से अपने आप को आप बचा सकें। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है चाइल्ड मैरिज। ये बेटा हमारे रूरल एरियाज़ में हमें जनरली देखने को मिलता है कि इंडिया में छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती है। जो रूरल एरियाज़ हैं हमारे, या जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, या जो लोग इलिटरेट हैं, कम एजुकेटेड हैं, जहाँ शिक्षा का अभाव है, वहाँ ये माना जाता है कि बच्चों को कम उम्र में ही उनकी शादी कर देनी चाहिए। बट साइंटिफिकली आप ये मानते हैं, आपने पढ़ा भी है कि जो प्यूबर्टी एज है उसमें आप में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आना शुरू होती है। बट बच्चा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली पूरी तरीके से उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेक ओवर करने में रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, कैपेबल नहीं होता है। तो से नो टू चाइल्ड मैरिज। ठीक है, अगर कहीं आपको ऐसा होता हुआ दिखाई देता है तो प्लीज़ कंप्लेंट कीजिए उस चीज़ की, अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने टीचर्स को बताइए, क्योंकि बेटा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप किसी बॉय की या किसी गर्ल की बहुत कम एज में शादी कर देते हैं तो बेटा वो ना तो मेंटली उस चीज़ के लिए तैयार हैं, ना वो लोग फिजिकली पूरी तरीके से उस चीज़ के लिए तैयार हैं, ना वो सोशली, इकोनॉमिकली किसी भी तरीके से वो अपनी इस एज में तैयार नहीं है। वो उनकी पढ़ने की, आगे बढ़ने की, करियर सेट करने की एज है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, जिसका भी आपको ध्यान रखना है। और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरियाज फिक्स किए हैं कि इस एज से पहले आप किसी बॉय या किसी गर्ल की शादी नहीं कर सकते। तो वो जो एज गर्ल्स के लिए फिक्स की हुई है वो की हुई है 18 ईयर्स, और बॉयज़ के लिए जो एज फिक्स की हुई है वो की हुई है बेटा 21 ईयर्स। तो इसका आपको ध्यान रखना है। गर्ल्स के लिए जो एलिजिबल एज है फॉर मैरिज वो डिटरमाइन कर रखी है 18 ईयर्स, और बॉयज़ के लिए जो एज डिटरमाइन कर रखी है फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ मैरिज वो कर रखी है गवर्नमेंट ने 21 ईयर्स। फाइन। तो इस तरीके से हमको चाइल्ड मैरिज का या बाल विवाह आपने सुना होगा, इसका भी हमको विरोध करना है। अगर कहीं ऐसा होता है तो उसके बारे में हमें सोसाइटी को, फैमिली को, पेरेंट्स को, टीचर को बताना है। उसकी आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। फाइन। तो ये था आपका चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, जिससे हमने काफ़ी कुछ सीखा कि इस एज में बच्चों की बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं, बच्चा किस तरीके से फिजिकल मैच्योरिटी अटेंड करता है, बच्चा किस तरीके से मेंटल मैच्योरिटी अटेंड करता है, बच्चा किस तरीके से सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेंड करता है, क्या क्या बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, किस तरीके से बॉडी शेप में बदलाव आता है, किस तरीके से वॉइस में बदलाव आता है, किस तरीके से बॉडी के ऑर्गन्स में बदलाव आता है, किस तरीके से हमारी बॉडी मेल और फीमेल रेस्पेक्टिवली गैमेट्स जो है वो रिलीज़ करती है, किस तरीके से बच्चे का सेक्स डिटरमाइन होता है। ये भी आपने काफ़ी अच्छा नॉलेज यहाँ से लिया। आपने ये भी सीखा कि जो बच्चों का सेक्स है वो फादर डिटरमाइन करते हैं, ना कि मदर डिटरमाइन करती है, क्योंकि डिसिमिलर जो सेक्स गैमीट हैं या सेक्स क्रोमोसोम हैं वो मेल बॉडी के पास पाए जाते हैं, ना कि फीमेल बॉडी के पास। इस तरीके से काफ़ी अच्छा हमारा ये नॉलेज रहा। ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा, हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमने पढ़ा, बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है, फिजिकल एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, पर्सनल हाइजीन क्यों ज़रूरी है, ये सब हमने इस चैप्टर से सीखा। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हैव ए नाइस डे।